नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अब बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए कोरोना की वैक्सीन लगाना ज़रूरी होता जा रहा है। अगर आपकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई तो आपका सफ़र करना मुश्किल हो सकता है। कई मुल्कों की जानिब से पसंदीदा वैक्सीन अप्रूव्ड की गई है, जिसकी वजह से आप उस मुल्क में बआसानी ट्रैवल कर सकते हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो चीनी वैक्सीन सऊदीया और यूएई में अप्रूव्ड नहीं की गई है। जो लोग मुलाजमत के लिए सऊदीया जा रहे हैं वो अब कैसे जाएंगे, सबसे पहले इस पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पीपीए के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर खालिद शफी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद आपके वक्त का। बताइएगा, चीनी वैक्सीन को अप्रूव्ड नहीं किया गया है सऊदी अरेबिया की पॉलिसी के मुताबिक, आखिर इस वैक्सीन को इतना डिफरेंशिएट क्यों किया जा रहा है दीगर वैक्सीन के मुताबिक? क्योंकि इस वैक्सीन के बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ कोरोना को शिकस्त देना था। क्या कहेंगे? वालेकुम जी। पहले मैं वाज़ेह कर दूं कि कोविड की बीमारी अचानक आई, दुनिया तैयार नहीं थी इसके लिए, और इस बीमारी का फैलाव इतना ज़्यादा था कि वैक्सीन की फ़ौरी ज़रूरत थी। तो दुनिया में तमाम जगह जहाँ वैक्सीन बनती है उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी वैक्सीन बनाने की, और चंद महीनों में वैक्सीन सामने आ गई। आम तौर पे जो वैक्सीन हैं इसमें सालों लगते हैं बनने में और एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन चूँकि बड़ी तेज़ी से लोग मर रहे थे, अभी तक भी 26 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके हैं कोविड से, तो इसलिए वैक्सीन को जल्दी लोगों तक पहुंचाना था। तो इसलिए जितनी वैक्सीन तैयार हुई और उनको सेटिस्फैक्ट्री पाया गया, शुरू के ट्रायल्स में उनको इजाज़त दे दी गई। अब उसमें ये था कि जो चाइना की वैक्सीन हैं, वो जो कन्वेंशनल वैक्सीन टेक्नोलॉजी है जिस पे दीगर वैक्सीन अभी तक बनी है, पोलियो की, डिप्थीरिया की, पर्टूसिस की, हेपेटाइटिस की, ये वैक्सीन जो हैं ये इस चाइना की वैक्सीन इस टेक्नोलॉजी पे बनी है। जबकि ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी ये ऑलरेडी रिसर्च कर रही थी किसी और मकसद के लिए, तो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके यहाँ आरएनए मैसेंजर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके ये वैक्सीन बनाई हैं, जो मॉडर्ना, फाइजर वगैरह वैक्सीन है। ये थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस है। अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये थी, एक तो पहली बात यह कि मुश्किल ये है कि हम लोग जो हैं अपनी प्रायोरिटीज तय नहीं करते हैं, हम लोग अपने आप को साइंस में तरक्की नहीं देते हैं। इस पर भी हम बाद में बात करेंगे। तो बहरहाल मुश्किल ये थी कि हमारे पास अपने पास तो कोई वैक्सीन थी ही नहीं। हमारे यहाँ लोगों में वैक्सीन कोरोना फैला हुआ था, लोग मर भी रहे थे, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी इकोनॉमी अफेक्ट हो रही थी, हमारा कारोबार मुतासर होता, रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मामूलात थे वो रुके हुए थे। बिल्कुल ठीक है। हमें वैक्सीन की अशद ज़रूरत थी। हमें वैक्सीन मिलनी थी जो वैक्सीन बनी है, लेकिन जो मॉडर्न ममालिक हैं उन्होंने सबसे पहले अपने शहरियों को वैक्सीन लगाई, हमें वैक्सीन नहीं दी। बिल्कुल ऐसा ही है। चाइना ने उस वक्त हमारे मुश्किल वक्त में मदद की, हमें वैक्सीन दी। चाइना की वैक्सीन अच्छी वैक्सीन हैं, उन्होंने अपने मुल्क में इसी वैक्सीन से लगा के कंट्रोल में किया है। बिल्कुल, तो वैक्सीन बहुत अच्छी वैक्सीन हैं। ठीक है, ये जो मॉडर्ना और फाइजर है मजीद जदीद टेक्नोलॉजी है। तो उस मुश्किल वक्त में चाइना ने हमें वैक्सीन दी, हमने अपने शहरियों को वैक्सीन लगानी शुरू की। हमारे पास पाकिस्तान के पास कोई एग्जैक्ट प्लान नहीं था कि हमारे पास कौन सी वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि ज़िंदगी बचाना और अपनी मईशत को बहाल करना पहला हमारा मकसद था, तो ये वैक्सीन इस्तेमाल करना शुरू की। अब उसका ये हो रहा है कि ये वैक्सीन में कोई खराबी नहीं है, जो चाइनीज़ की वैक्सीन है बहुत अच्छी वैक्सीन हैं, साइड इफेक्ट भी कम है, रिजल्ट भी अच्छे हैं। यूएई में ये वैक्सीन इस्तेमाल हुई है, साउथ अफ्रीका में इस्तेमाल हो रही है, बहुत मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है वैक्सीन। वैक्सीन में कोई खराबी नहीं है। ये जो अरब कंट्रीज है ना, इनकी एक आदत में है कि ये जो अंग्रेज़ों की चीज़ बहुत पसंद करते हैं। डिग्री है, अगर आपने पाकिस्तान से FCPS किया है तो आपको अगर 10,000 ये रियाल दे रहे हैं। अगर आपने MRCP किया है, लंदन से किया है, तो आपको 20,000 रियाल देंगे अगर आप पाकिस्तानी हैं, और अगर आप अंग्रेज़ हैं तो आपको 30,000 रियाल देंगे। पहली बात ये कि मेंटलिटी समझ लें इनकी। तो ये उनकी चीज़ को ये समझते हैं कि जो अमेरिका ने या इंग्लैंड ने कहा वो ठीक है। तो इसलिए सऊदी अरब का इस्तदलाल फिलवा किया कि उन्होंने उनकी बात तो फ़ौरन मान ली है, चाइना की बात को मानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये वैक्सीन जो है ये पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही है, दुनिया के मुल्कों में इस्तेमाल हो रही है, कुछ अरसे में सारी दुनिया इस वैक्सीन को तस्लीम कर लेगी। अभी तस्लीम करना शुरू कर दिया। आप सिनोफार्म की बात कर रहे हैं, सिनोवैक की बात कर रहे हैं? मैं इस वक्त सिनोफार्म की बात कर रहा हूँ, लेकिन सिनोवैक और सिनोफार्म में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक ही टेक्नोलॉजी पे बनी हुई हैं, दोनों वैक्सीन अच्छी हैं। तो ये वैक्सीन अल्टीमेटली अप्रूव सारी दुनिया में हो जाएंगे, कुछ टाइम लगेगा। फिर वक्त जिन लोगों ने बाहर मुल्क जाना है उनकी अभी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, तो अब उसके लिए भी पाकिस्तान में प्रोविजन मौजूद है, एस्ट्राजेनेका मौजूद है, फाइजर मौजूद है, कल से मॉडर्ना भी लगनी शुरू हो जाएगी। हुकूमत ने भी इंतजाम कर लिया है कि जो लोग ज्यादा बीमार हैं, जिनकी बीमारी शदीद नौयत की, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी को कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स, स्टेरॉइड्स खाते हैं, तो उनको जो नई टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन है वो लग रही है। इनका सोल्यूशन अब क्या हो सकता है? जिन लोगों ने चाइनीज वैक्सीन लगाई है, तो क्या अब इन्हें
सऊदी अरेबिया जाने के लिए दूसरी वैक्सीन लगाई जा सकती हैं। हुकूमत की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए इस पर, आपकी क्या सजेशन है? देखिए, हिकमत अमली हुकूमत की दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी। एक चीज़ ये कि अवेलेबिलिटी क्या है, दूसरी बात कि साइंस क्या कहती है। जी। इस वक्त तक दुनिया में एक वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके जो असरात आ रहे हैं वो मतलब ये कि आगे उसको फ़ायदा उठाया जा रहा है। जी। अब ये बात कि एक वैक्सीन लगाने के बाद क्या दूसरी वैक्सीन लगाई जा सकती है, क्वेश्चनेबल है, इस पर रिसर्च हो रही है। जी। अगर रिसर्च से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि एक वैक्सीन के बाद दूसरी किस्म की वैक्सीन भी लगाई जा सकती है, जी। फिर तो हुकूमत इजाज़त दे देगी कि जिसने बाहर मुल्क जाना दूसरी है। वैक्सीन लगाने के बाद कुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ जाती है, कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है। रिसर्च अभी आ रही है। देखें, ये अभी चीज़ें होती हैं, बहुत जल्दी मीडिया में आ जाती हैं। ये चीज़ें अभी कंफर्म नहीं हुई है, इस पर रिसर्च हो रही है। जी। कुछ कंट्रीज में रिसर्च हुई है कि एक वैक्सीन के बाद, वहाँ तो ये भी हुआ है कि एक वैक्सीन की एक डोज और वैक्सीन के लगाई है। जर्मनी के वो जो हेड है उसने दूसरी वैक्सीन उसके लगा ली फॉर्मेशन की। जी। लेकिन बाकी ये साइंस के असूलों के अभी तक तो खिलाफ है कि दोनों वैक्सीन एक ही डोजेज दोनों एक ही वैक्सीन की लगनी चाहिए। ठीक है। एक किस्म की वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल होने के बाद अगर दूसरी किस्म की वैक्सीन लगाई जाए तो उससे कुव्वत मुदाफ़त बढ़ेगी। साइंटिफिकली बात लग रहा है कि ठीक है, लेकिन अभी प्रूव होने में और इसकी सेफ्टी इस्टेब्लिश होने में ज़रा सा टाइम लगेगा। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद, पाकिस्तान कोरोना वैक्सीनेशन के ग्राफ में कहाँ खड़ा है और अब तक कितने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया गया है पाकिस्तान में? इस वक्त जो है सूरत हाल ये है कि जो मगरबी ममालिक थे, अमेरिका था, चाइना था, इन्होंने बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन की अपने लोगों की। जी। यानी कल तक की जो डेटा था उसके हिसाब से दुनिया की 11% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो चुकी है। अब दुनिया की वर्ल्ड की, उसमें से अब यूरोप में भी यूके और यूएसए तकरीबन ये लोग 47-48% अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करते हैं, 50% को पहुंच गए हैं। जो जर्मनी है, जो हॉलैंड है, जितने दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं वो 30-34% पर हैं अभी। जी बिल्कुल ऐसे मतलब वो कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो ज़रा पीछे है। हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन अगर उसको काउंट किया जाएगा, जो 18 साल से ऊपर है वो एलिजिबल कहलाएंगे अभी। वो 10% के करीब ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई डोज लगी है। फर्स्ट डोज लगी है, सेकेंड डोज लगी नहीं, उसकी भी ब्रेक है। जो फुली वैक्सीनेटेड लोग हैं ना, कल तक के हिसाब से वो 31 लाख लोग अभी तक फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं, जो हमारी पॉपुलेशन का, जो टोटल पॉपुलेशन का 1.4% बनता है। जी। जबकि जिन लोगों को पहली डोज लग चुकी है वो 93 लाख हैं, 93 लाख हैं। जी। तो ये 4.3% पॉपुलेशन के ऐसे लोग हैं जिनको टोटल डोज, पहली डोज लग चुकी है। जी। हमारे यहाँ पहले वैक्सीन कम थी, स्लो वैक्सीनेशन हो रही थी। अब वैक्सीनेशन में बहुत तेजी आई है। रोज की अब तकरीबन 3 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है। तो इस वजह से अब वैक्सीन की रफ्तार हमारी तेज हो जाएगी। वैक्सीन की अवेलेबिलिटी भी अब अच्छी हो गई है। तो अब वैक्सीनेशन का हमारा ग्राफ बेहतर होगा। हमारे जो करीब के पड़ोसी ममालिक हैं, इंडिया खुद वैक्सीन बना रहा है, लेकिन इंडिया की अभी तक जो है ना तकरीबन 5% पॉपुलेशन को वैक्सीन लगी है। पाकिस्तान ने भी तो वैक्सीन बनाई है डॉक्टर खालिद। देखिए, पाकिस्तान ने जो है ना वैक्सीन बनाना भी कह सकते हैं, फॉर्मुलेशन की है। चाइना की एक वैक्सीन नहीं, मैं जरा क्लियर कर दूं आपको एक सेकंड। पहली बात है कि हमारे यहाँ ट्रायल्स चले हैं, बिल्कुल चाइनीज वैक्सीन के ट्रायल हुए भी हैं और अभी मजीद चल भी रहे हैं। ये तो एक चीज़ है। ट्रायल चलना वैक्सीन बनाना नहीं है, वैक्सीन को आजमाना है। वैक्सीन जो है एक चीज़ होती है, वैक्सीन बनाना वो बहुत मतलब बड़ी साइंटिफिक चीज़ है। पाकिस्तान बदकिस्मती से उससे दूर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वैक्सीन की फॉर्मुलेशन हो रही है। जो कंसाइनो वैक्सीन है वो बड़े पैमाने पे फॉर्मुलेट हो रही है, यानी उसकी प्रिपरेशन हो रही है। कुछ थोड़ा सा रॉ मटेरियल चाइना से आता है, बाकी प्रोसेस सारा हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में हो रहा है। लाखों की तादाद में वैक्सीन तैयार हो रही है। एक तरीके से ये पाकिस्तान में संग बुनियाद है वैक्सीन के बनने का। अब हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमारे को हेल्थ और सेहत पर भी कुछ तवज्जो देनी चाहिए। कि पैसे मांगते हैं, ये चीज़ें तवज्जो मांगते हैं, तो अब हमें यहीं से स्टार्ट करना चाहिए। आज की तारीख में कोरोना की सूरत हाल कितनी तसल्ली बख्श है डॉक्टर खालिद? तसल्ली बख्श ये है कि दुनिया में कोरोना अभी तेजी से चल रहा है। रोजाना 6,000 से 9,000 लोग मर रहे हैं। जी, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, कई लाख लोग केसेस आ रहे हैं। दुनिया की सूरत हाल है। पाकिस्तान के साथ ये कोई बात समझ में साइंटिफिक नहीं आ रही है कि शुरू दिन से खुदा की मेहरबानी रही है हमारे यहाँ। हालांकि हमारे जैसे मुल्क जो और है वहाँ कोरोना बहुत तेजी से फैला है। ब्राजील की बिल्कुल हमारे जैसा मौसम है, वहाँ कोरोना से लाखों लोग मरे। हमारे यहाँ अल्लाह की मेहरबानी से कोरोना ज्यादा फैला ही नहीं जितना फैलने का डर था। अच्छा, कोरोना की पहली वेव आई, दूसरी वेव आई। जो दूसरी वेव थी उसमें कमी आना शुरू हुई है। पहले रोजाना के केसेस 4,000 से 6,000 तक चले गए थे, अब रोज के केसेस 1,000 तक हैं। अच्छा, लाहौर, इस्लामाबाद, केपी में यहाँ सेकंड वेव में बहुत ज्यादा मतलब निस्बतन कोरोना फैला, तो वहाँ तो ये काफी हद तक कंट्रोल हो गया। वहाँ पे केसेस 100 से भी कम है रोजाना। लेकिन सिंध में, खसूसन कराची में अभी भी रोज के केसेस 400, 500, 600 केसेस डेली हैं। तो जो पाकिस्तान में डेली केसेस नए आ रहे हैं वो 1,000 के इर्द गिर्द हैं।
जी। पहले 800-900 थे, कल 1400 हुए थे, आज 1200 केसेस हुए तकरीबन। जी। लेकिन उसमें कराची शहर ऐसा है जहाँ पे कोविड की सूरत हाल अभी तसल्ली बख्श नहीं है निस्बतन पाकिस्तान के दीगर शहरों। जी बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर मजीद बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, इसमें मज़ीद बात करेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं साइलेंट किलर अमराज के लिए, जो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा अमवात का ज़रिया बनता है। नाज़रीन, जब हमें चोट लगती है तो दर्द होता है, जब हमें फ़ीवर होता है तो हमें बुखार होता है और हम टेम्परेचर हमारा रेज़ हो जाता है। लेकिन जब हम ब्लड प्रेशर जैसे अमराज में मुब्तला होते हैं तो इसकी इंडिकेशन क्या होती है? जैसे कि मैंने आपसे ज़िक्र किया अभी कि ये एक साइलेंट किलर होता है और इसके जो हमारी जिस्म में जो हरकत हो रही होती हैं हमें इसका इतना आसानी से मालूम नहीं होता है। डॉक्टर खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद, सबसे पहले तो बताइएगा कि ब्लड प्रेशर के अमराज के हवाले से बताइएगा और बताइएगा इसके इनिशियली सिम्टम्स क्या होते हैं। ब्लड प्रेशर के आमतौर पर सिम्टम्स महसूस नहीं होते हैं जी। और ये जब काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर जाते हैं, इसके नुकसानात सामने आने लगते हैं जी। तो किसी और वजह से आदमी जब डॉक्टर के पास जाता है जी। तो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर हाई है। जैसे किसी को घबराहट हो रही है, जी। सांस फूल रहा है, या फिर ये कि कहीं तकलीफ हो रही है, या फिर बाज़ दफ़ा सिर्फ मुलाजमत के लिए मेडिकल हो रहा है या एनुअल मेडिकल चेकअप हो रहा है तो उसमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलता है। जी। लेकिन जब ये पता चलता है तो जब बाकी चीज़ें चेक की जाती हैं तो ये काफ़ी डैमेज कर चुका होता है, हार्ट पर असरअंदाज कर चुका होता है, किडनी को डैमेज कर चुका होता है, जो आईसाइट है हमारी विजन है इसको मुतासर कर चुका होता है। जी। वैसे इसकी जो अलामत आमतौर पर होती हैं वो सर में दर्द होना है, घबराहट होना है, नोज़िया वॉमिटिंग होना है, नर्वसनेस होना है। ये जनरल अलामत हैं जो ज़रूरी नहीं है कि मौजूद हों। आमतौर पे ये कम मौजूद होती हैं। खामोशी से जब बीमारी आगे बढ़ती है, जी। हार्ट का प्रॉब्लम होना शुरू होता है, हार्ट अटैक होता है, कोई और चीज़ होती है तो पता चलता है कि ब्लड प्रेशर मौजूद है। ये काफ़ी अरसे से था जिसकी वजह से सारे हमारे ऑर्गन्स जो हैं नुकसान की एक लिमिट तक मुतासर हो रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। डॉक्टर खालिद, ट्रीटमेंट के हवाले से बताइएगा, क्योंकि हमने ये भी सुना है कि वंस अगर आपको ब्लड प्रेशर की टैबलेट दे दी जाती है तो फिर ये लाइफ टाइम चलती है। इस हवाले से भी बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि लाइफ टाइम जो अद्वियात हम ले रहे होते हैं इसकी भी कहीं ना कहीं साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर खालिद, देखिए जी, पहली बात ये कि ब्लड प्रेशर जब किसी को भी डायग्नोज करते हैं तो पहले देखते हैं कि उसकी वजह क्या है। जी। कुछ वजूहत ऐसी होती हैं कि जो कंट्रोल की जा सकती हैं, लाइफ स्टाइल में चेंज किया जा सकता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, परेशानी कोई होती है तो उसको रिलैक्स करने के तरीके या मेडिसिन दी जा सकती है। इसके बाद अगर आदमी का वज़न ज़्यादा हो तो वज़न कम किया जाता है। जी। उसको एक्सरसाइज करना बताया जाता है, डाइट में चेंज बताया जाता है। ये चीज़ें उस सूरत में करते हैं कि अगर उसके किसी ऑर्गन्स पर इसके इफेक्ट नहीं आए हैं। जी। इसको कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। ये पहली मैनेजमेंट का तरीका यही होता है। जी। इन चीज़ों पर अमल कर कर अगर ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल में आता या इतना ज़्यादा होता है या उसने कुछ ऑर्गन्स को हमारे डैमेज करना शुरू कर दिया है, जी। किडनी पे असरअंदाज हो रहा है, हार्ट पे असरअंदाज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको मेडिसिन की ज़रूरत है। जी। इसके बारे में बिल्कुल मिसाल दी जाती है कि ये एक घोड़े पे सवारी करने के बराबर है, क्योंकि जब घोड़े पे आदमी सवारी करता है तो उसको किसी वक्त भी सुकून से नहीं बैठना होता, हर वक्त होशियार रहना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा तो ही ब्लड प्रेशर का ऐसा है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है और ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड से ठीक नहीं हो रहा है, बगैर दवाई के जो तरीक़ेकार हैं उससे नहीं ठीक हो रहा है, दवाई की ज़रूरत है, अब आपको दवाई सरिंदगी खानी पड़ेगी। जी। उसकी मिकदार में कमी ज़्यादा करनी पड़ेगी कभी, लेकिन रोकना आमतौर पर मुमकिन नहीं होगा। पहली बात ये। ठीक है। दूसरी बात ये कि दवाइयों के कोई भी चीज़ हो जब उसके इस्तेमाल करते हैं तो उसके असरात होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो तकलीफ दे भी होते हैं। जी। इसलिए पहली बात ये है कि हमें बीमारी से बचने की सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप बीमारी से बचेंगे, उसकी तकलीफ से बचेंगे, उसकी दवाई के जो मुज़र असरात हैं उससे भी बचेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ये नहीं है कि आप बीमारी से तो बच नहीं रहे, दवाई के मुज़र असरात से बच रहे हैं, ये तो मुमकिन नहीं है। जी। आपको अगर ब्लड प्रेशर की दवाइयों की जो पेचीदगियाँ हैं उससे बचना है तो पहले भाई ब्लड प्रेशर ना होने दें अपने आप को। जी। वो ज़िंदगी का तर्ज अमल बदलें, अपना वज़न ना बढ़ाएं,
ज़्यादा जो कहते हैं घी और तेल वाली चीज़ें ना खाएं, वॉक की जाए, एक्सरसाइज की जाए, दिन में 20 मिनट्स की ऐसी एक्सरसाइज की जाए जिससे आपका सांस फूलने लग जाए और आपको पसीना आने लगे। इतनी हो, ये नहीं हो कि खरामा खरामा चलते चले जाएं जी। और अपने आप को, लाइफ स्टाइल को ऐसा बनाएं कि ज़िंदगी में कुछ काम भी करें लेकिन सुकून के लम्हात भी हो। ये तो पहली बात है जी। अब अगर लामहला ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, इनके कोई ऐसे जैली असरात नहीं होते हैं कि जो बहुत तकलीफ दें। जब शुरू में ये असरात आते हैं, बाद में ये हल्के हल्के सब ठीक हो जाते हैं। जैसे सर में दर्द शुरू हो जाता है, बाज़ दफ़ा घबराहट शुरू हो जाती है, सांस ज़रा कुछ दवाइयों से तेज़ होना शुरू हो जाता है, यूरिन ज़्यादा आता है जी। कुछ में जैसे जिनसी सलाहियत है इस पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, मामूली सा। इस तरह की चीज़ें, घबराहट होना, नौजिया होना, कॉन्स्टिपेशन बाज़ दफ़ा होती है। ये असरात हैं जो असरात दवाई की मिकदार को कम ज़्यादा करके कंट्रोल किए जा सकते हैं। वैसे भी वक्त के साथ जो है ये बेहतर होते जाते हैं जी। तो इसलिए ब्लड प्रेशर की दवाइयों के ऐसे मुज़र असरात नहीं है कि डर के मारे कोई दवाई ना खाए और ब्लड प्रेशर को आज़ाद छोड़ दे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर खालिद, कुछ ऐसी भी ग़िज़ाएँ होती हैं जिनकी वजह से हमारा बीपी जो है वो हाई हो जाता है, बीपी शूट हो जाता है, तो उन ग़िज़ाओं के हवाले से भी बताइएगा किन चीज़ों से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए? देखिए जी, जो इंसान की एज है ना, ग़िज़ा का तयन उसके साथ होता है जी। एक छोटा बच्चा होता है जो पैदा होता है, उसका 5 महीने में वज़न डबल हो जाता है, 1 साल में वज़न 3 गुना हो जाता है, हर साल 2 किलो वज़न बढ़ता है, 18-20 साल तक वज़न बढ़ता है इंसान का। इसके बाद वज़न का ज़्यादा बढ़ना मुनासिब नहीं है। ठीक है। ऐसी ग़िज़ाएँ जिससे आपका वज़न एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि अब वज़न बढ़ने की 20-22 साल के बाद ज़रूरत नहीं होती है जी। तो वो ग़िज़ाएँ जिससे वज़न बढ़ता है वो हैं बहुत कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ाएँ, जिसमें निशास्ता ज़्यादा होता है। चावल हो गए, रोटी हो गई, मीठी चीज़ें हो गई, ये चीज़ें। दूसरी घी वाली चीज़ें, फैटी चीज़ें, ख़ास तौर पे अनसैचुरेटेड जो फैट होता है, जैसे देसी घी हो गया या जो ऑयल जो है अनसैचुरेटेड होते हैं ऑयल, ये चीज़ें जो मुरगन ग़िज़ाएँ जिसको कहते हैं ना, इनको इंतहाई एतदाल से इस्तेमाल करना चाहिए। फिर नमक एक ऐसी चीज़ है कि नमक जो है ये ब्लड प्रेशर को डायरेक्टली बढ़ाता है। बिल्कुल ऐसे नमक खाने में मामूली मिकदार में डाल लें, ऊपर से नमक तो टेबल पे घर में पड़ा ही नहीं होना चाहिए जी। और नमकीन चीज़ों को, जैसे मीठी चीज़ों का ख्याल करना है ऐसे नमकीन चीज़ों का भी ख्याल करना है। कुदरत ने कुछ चीज़ें ऐसे रखी हैं जिनके असरात ना होने के बराबर हैं। ये सब्जियाँ हैं, खासतौर पर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। कुछ सब्जियों में ज़रा निशास्ता ज़्यादा होता है, जैसे आलू वगैरह में, लेकिन बाकी जो सब्जियां हैं महफूज हैं। फ्रूट तकरीबन महफूज है। ये है कि जो जिनको शुगर लेवल ज़रा ज़्यादा हो या ख़तरा हो तो आम वगैरह जो प्योर मीठे फले वो ना खाएं जी। ये चीज़ें जो है ना, सब्जियां हैं, दालें हैं, इन चीज़ों के इस्तेमाल से हमारे जो ब्लड प्रेशर, हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, डायबिटीज़ होने का चांस कम होगा। तो ये चीज़ें असल में, ये सब चीज़ें मिलकर इंसान को तबाह करती हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर खालिद, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए और हाइपरटेंशन के कितने स्टेजेस होते हैं? क्योंकि घर बैठे जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं, अगर वो घर में ही, क्योंकि हम देखते हैं कि मशीन्स हमारे पास घर में मौजूद होती है, अगर वो घर में ही अपना बीपी चेक कर रहे हों तो उसकी नॉलेज के हवाले से बताइएगा कितना रेशियो होना चाहिए? देखिए, जो घर बैठे लोग मशीन चेक करते हैं ना, इसकी एक्यूरेसी बड़ी क्वेश्चनेबल होती है। ओके। जो ब्लड प्रेशर की सेंटर्स की मशीन है, जो डॉक्टर चेक करते हैं हाथ से, सबसे एक्यूरेट उसको माना जाता है। दूसरी मशीनें भी हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं, लेकिन ज़रा कॉस्टली मशीनें होती हैं जो सही देती हैं। ये चंद हज़ार की जो मशीनें आती हैं, इनमें ब्लड प्रेशर की रीडिंग बाज़ दफ़ा इनकी कैलिब्रेशन नहीं होती तो गलत भी होती है। इसको इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हर वक्त तो डॉक्टर के पास जाकर ब्लड प्रेशर चेक करना मुमकिन नहीं है, तो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन इसकी रीडिंग पर हर वक्त रिलाई ना करें और कभी कभार डॉक्टर की मशीन से, जो हमारी ब्लड प्रेशर करने की नॉर्मल मशीन होती है, बीपी अपरेटस होता है, उससे चेकिंग कराएं अपनी। एक बात ये, बाकी ब्लड प्रेशर का उम्र से ताल्लुक़ है जी। इंसान की जब बच्चा पैदा होता है ब्लड प्रेशर उसका कम होता है। जैसे जैसे उसकी जो आर्टरीज हैं उसकी इलास्टिसिटी में तब्दीली आती जाती है। ब्लड प्रेशर होता है कि हार्ट कितनी ज़ोर से पंप करता है जी। और हमारी जो खून की नालियां हैं उनमें लचक कितनी है जी। अब इंसान का हार्ट तो पंप कर रहा है, अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो और बातें, वरना हार्ट पंप कर रहा है, जो खून की नालियों में लचक उम्र के साथ कम होती जाती है जी। तो ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। बिल्कुल ठीक है। एवरेज जो लिया जाता है 120/80, 120, 120 और 80 ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर एक अडल्ट पर्सन के लिए लिया जाता है। अब जैसे उम्र ज्यादा होती जाती है तो इसमें वेरिएशन होती जाती है। 140 से अगर क्रॉस करता है जी, तो इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर आपका ज्यादा हाइपरटेंशन हो गई, या उससे भी ज्यादा खतरनाक चीज होती है जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर वो 90 से क्रॉस कर रहा है, 90 से कम होना चाहिए। अगर 90 से क्रॉस कर रहा है तो ये ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा में आएगा, या इस चीज़ का मुतकाजी होगा कि ये रेड अलार्म आ गया है कि अब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की तरफ जा रहा है। अब आपने अपनी जो मामूलात ज़िंदगी तब्दील करने हैं,
उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करना है, डॉक्टर से रुजू करना है, जी। अपना ब्लड चेक कराना है, शुगर चेक करानी है, लिपिड लेवल जो चेक कराने हैं। अच्छा, ये चीजें शुगर का भी इसमें काफ़ी रोल होता है। शुगर और ब्लड प्रेशर और हार्ट के अमराज, जी। ये एक ही बहन भाई हैं सारे, ये दुश्मन है ये इंसान से। सिबलिंग्स हैं। हाँ, सिबलिंग्स हैं, ये मिलकर इंसान का जो है ना काम खराब करते हैं, और एक की मौजूदगी में दूसरे के जो खतरनाक असरात हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। जी नाज़रीन, हाइपरटेंशन के पेशेंट किन चीज़ों से गुरेज करें, इस पे बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे हाइपरटेंशन के हवाले से। नाज़रीन, किसी एज में हम जाके सुनते थे कि हमें जो है वो ब्लड प्रेशर है और हम इसकी अद्वियात ले रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि यंगस्टर्स में भी ब्लड प्रेशर के अमराज बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? क्या अद्वियात लेनी चाहिए या डाइट के ज़रिए जो है इसे रोका जा सकता है? डॉक्टर खालिद, क्या वजह है कि यंगस्टर्स में भी ब्लड प्रेशर के केसेस अब आते रहते हैं? क्योंकि हम किसी ज़माने में सुनते थे कि ख़ातून है या कोई मर्द है उससे 50 के बाद ब्लड प्रेशर हो रहा है या 45 के बाद हो रहा है, लेकिन अब 25, 26 जैसे नौजवानों को भी ये अमराज हो रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों में जो यंगस्टर में जो ब्लड प्रेशर होता है बड़ों से थोड़ा सा आमतौर पर मुख्तलिफ होता है। मुख्तलिफ होता बड़ों में तो एजिंग प्रोसेस जैसे बात हुई थी कि जो वेसल्स की इलास्टिसिटी में फ़र्क पड़ जाता है, है जी। और एग्जैक्ट वजह नहीं पता चलती कि किस वजह से ब्लड प्रेशर है। लेकिन बच्चों में जो ब्लड प्रेशर होता है यूजुअली ये हेल्थ कंडीशंस कुछ उनकी होती हैं जिसकी वजह से होता है। जी तो हेल्थ कंडीशंस की पहले डिटेक्शन नहीं होती थी, जी पहले चेक करने का ज़रा सिस्टम कम था, सहूलतें कम थी, अब बिल्कुल ज़्यादा हो ऐसे गई, ही तो है। एक वजह से ये पता चल रहा है। जी बच्चों में जो ब्लड प्रेशर किसी रूटीन चेकअप में, किसी बीमारी के चेकअप में जब सामने आता है तो वजह उसकी होती है कि हार्ट का कोई प्रॉब्लम बच्चे को होता है, जी। किडनी की कोई डिजीज़ होती है, हार्मोन्स का कोई इशू होता है, जी कुछ ये वजूहत होती है मेन ना। जी। लेकिन एक चीज़ जो अब चेंज आ रही है ना, वो आ रही है ओवरवेट, ओबीस Overweight। बच्चे, वो चेंज अब आ रही है। वो आजकल के हालात से उसको हम जोड़ सकते हैं कि बच्चों का वेट बढ़ रहा है, जी। एक बहुत बड़ी, बच्चों का वजन क्यों बढ़ रहा है? बच्चों का वजन आजकल के हालात में बढ़ रहा है। वो जो कन्वेंशनल तरीकाकार होता था कि शाम को 4-5 बजे से लेकर 6-7 बजे तक खेलने का वक्त होता बिल्कुल था, ऐसा ही है। उसका तस्वुर कोई नहीं रहा है। जी, अब वो हर वक्त मोबाइल है या टीवी है, एप्लीकेशन games मौजूद हैं ये मोबाइल मौजूद हैं, में। बल्कि वो हमें नहीं मालूम, बच्चों को मालूम है। एक 8-10 साल का बच्चा हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, और उस एक्सपर्टनेस का फ़ायदा तो वो जब उठाएगा, फिर लोग तो नुकसान उठा रहा जी। है, ज़्यादा ये है। तो हमारे जो लिविंग स्टाइल हमें अपना भी चेंज करना पड़ेगा। हमें पार्क्स, स्कूल्स, पार्क्स हैं और ये पार्क्स प्ले को ग्राउंड फिर से आबाद करने पड़ेंगे जैसे कि पहले होते थे। जॉगिंग ट्रैक्स होने चाहिए, खेल होना चाहिए, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, जो भी खेल हो बच्चा, जिसमें बच्चे को भाग दौड़ करके पसीना आए। जी एक चीज़ तो ये, दूसरी बात है जंक फूड की। जी ऐसे अब ही है। बच्चे घरों में खाना खाते नहीं है, रोटी और दाल या चावल तो सिर्फ माँ बाप खाते हैं, बच्चे ने बर्गर ही खाना है या चिप्स ही खाना है। जी बिल्कुल ऐसा ही तो है। ये चीज़ें अनहेल्दी फूड है। या कोल्ड ड्रिंक ही पीनी है बच्चे ने, सारा दिन कोल्ड ड्रिंक फास्ट फूड पीते का रहना है। रुझान बढ़ता ही चला जा तो रहा है। ये चीज़ें जो है ना, इसको चेंज करके कल्चरल पैटर्न जो पुराना हमारा था कि घर की खाना खाना जो पका हुआ खाएं, जी शाम को 2 घंटे खेलें लाजमन। स्कूल में भी एक खेलने का टाइम होता था, अब वो भी टाइम खत्म होता जा रहा है, स्कूल भी मुख्तसर होते जा रहे हैं। जी ऐसा ही तो है। इन चीज़ों का जिसे कहने नुकसानात हमें बाद में हमारे सामने ये आएंगे। नुकसानात सामने आ रहे हैं, ये अमराज सामने आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद, हम बात कर रहे थे कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के हवाले से मैं जानना चाहूँगी आपसे कि कुछ ऐसी इतलात भी मौसूल हुई थी कि इस वैक्सीन के लगाने से बॉडी में क्लॉट बन रहे हैं। पाकिस्तान में अब तक कोई ऐसे केसेस मौजूद नहीं हैं, लेकिन इंटरनेशनली आए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैंने कहा था कि वैक्सीन कोई भी हो उसके साइड इफ़ेक्ट एक होते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट ज़रूरी नहीं है कि उस वैक्सीन की वजह से हो। जी क्योंकि जब लाखों लोग इस्तेमाल किसी चीज़ को करते हैं तो उनको वैसे भी तो बीमार हो रहे होते हैं ना। जी। वैक्सीन लगाने के बाद बीमार होते हैं तो उससे उसको जोड़ते हैं, तो साइंटिफिक तरीका होता है देखने का क्या वैक्सीन की वजह से हुआ, ये इत्तेफाक है। जी पाकिस्तान में 9 से 10 लाख एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आई थी और वो तकरीबन इस्तेमाल हो गई हैं।
बिल्कुल ठीक है। कोई एक भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ है कि जिसके अंदर ये क्लॉटिंग है, ये चीज सामने आई हो। बिल्कुल ठीक ये है। मुकम्मल हमारे यहाँ सेफ है। इससे पहले मैं थोड़ा बता दूं, एक दफा टाइफाइड की वैक्सीन की कैंपेन चली थी 2018 नवंबर में। जी तो उस वैक्सीन के साथ ये हुआ था कि 2019 नवंबर में चली थी, बहुत शोर मचा था कि जी जी। बच्चों के साथ ये हो गया, वो हो गया। वो वैक्सीन 1 जनवरी सन 2020 से ईपीआई सिंध के प्रोग्राम में शामिल है। हर बच्चे को 9 महीने की उम्र में लग रही है। लाखों डोजेज लग चुकी हैं, कोई उसके साइड इफेक्ट नहीं सामने आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। बच्चे ठीक हैं, बल्कि बीमारी भी कम हो गई है। एस्ट्रोजेनिका से बाहर मुल्कों में कुछ केसेस रिपोर्ट हुए थे, चंद सौ केसेस रिपोर्ट हुए थे। उनकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी। कुछ मुल्कों ने वक्ती तौर पे ये वैक्सीन, छोटे छोटे कुछ यूरोपियन मुल्क थे, उन्होंने जी। कुछ दिनों के लिए डॉक्टर रोकी थी। खालिद कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? गुलनाज। जी कौन बात कर रहा है, हेलो। कहाँ से? मैं कराची से बात कर रही हूँ गुलनाज। सवाल कीजिए। गुलनाज, मेरा बीपी है, मैं दवाई खाती हूँ, डॉक्टर से बात करनी। बीपी मेरा अक्सर हाई रहता है, मतलब 120 और 80 रहता है, कभी 70 रहता है, कभी 130-40 रहता है, कभी बहुत कम 90 होता है नीचे का, जी कभी 70 रहता है। और दवाई में पूरा खाती हूँ, नमक भी कम खाती हूँ, मतलब मेरा कभी कभी बढ़ जाता है 140, 30। मेडिसिन के बाद भी बढ़ जाता है? मेडिसिन मैं डेली खाती हूँ, टाइम से खाती हूँ जी। मेडिसिन अब डेली और रोज खाती ही हैं? बढ़ता है जी, कभी कभी 1-2 दिन बाद बढ़ जाता है 130-40, और नीचे का 80 रहता है, या कभी 70 ऐसे रहता है। फ्लक्चुएट होता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक जी। है गुलनाज आप साहिबा। बताएं। और सफेद भी खाती हूँ गोली रोजाना डेली, 5 mg की, 580। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का डॉक्टर खालिद। जी देखिए, अभी यही बात हुई थी कि ब्लड प्रेशर जो है सिर्फ दवाई से कंट्रोल नहीं होता, नंबर 1। जी इससे दूसरी चीज़ें भी लाजमी है। दूसरी चीज़ों में लाजमी क्या है? खुराक में तब्दीली, डेली वॉक। अगर आप 20 मिनट की एक्सरसाइज करें ना रोज़ाना, जी ये समझिए कि वो जितनी आप दवाई खा रहे हैं इतनी दवाई और खा रहे हैं। इतने असरात एक दवाई के एक गोली के बराबर तो सिर्फ आपकी वॉक से आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। नमक आप खाने में डालना भी छोड़ दें, या जायके के लिए मामूली सा डालें ना डालने के जितना। अच्छा, लेमन का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है डॉक्टर खालिद, या वो भी नहीं टेस्ट के लिए? नहीं, टेस्ट के लिए तो बिल्कुल लेमन का इस्तेमाल किया जाता है। जी। अपना मिजाज बदला जा सकता है। खाने में नमक का इस्तेमाल कम कर दें, मीठी जी। चीज़ें कम कर दें, घी चिकनाई वाली चीज़ें कम कर दें। सबसे ज़रूरी है आप 20 मिनट की वॉक करें, तेज तेज चलना समझ लें। आप देखें आपका बीपी लाजमन जो है ना ये नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। दूसरी बात यह कि जी। अगर बहरहाल कभी इससे ज़्यादा होता है तो दवाई में तब्दीली मुमकिन है। दवाई की डोज भी बढ़ाई जा सकती है, दवाई तब्दील भी हो सकती है जी लेकिन बहरहाल ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपका बीपी ऐसे फ्लक्चुएट करेगा। जी। इसलिए आपको पहले आप अपनी वॉक करें, इससे नहीं फ़र्क पड़े तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। दवाई में अच्छा थोड़ी सी डॉक्टर तब्दीली खालिद, चाहिए। बीपी नॉर्मल होने के बाद जो अद्वियात हमें डॉक्टर की जानिब से दी जाती हैं, क्या वो हम छोड़ दें लेना? उसकी मिकदार में फ़र्क आ जाता है। मिकदार में फ़र्क आ मतलब जाता यूं है? समझे कि दवाई लेना या ना लेने की बात नहीं है, बात ये कि इलाज नहीं छोड़ना है। एक दफ़ा आप बीपी की दवाई खा रहे हैं, मुमकिन है आप दवाई बंद कर दें कुछ दिन के लिए, लेकिन ये नहीं है कि दवाई बंद कर दी आप भागे दौड़े फिर रहे हैं, बीपी चेक ही नहीं कर रहे हैं। जी क्योंकि अगर आपने बहुत एक्सरसाइज कर ली या दवाई ज़्यादा खा ली, आपका बीपी कम हो गया है, तो आप अगर चीज़ें ये छोड़ेंगे बीपी दोबारा बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए दवाई के साथ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। इसी बात की अहमियत है कि बीपी के एक दफ़ा ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा हो जाए, सारी ज़िंदगी इसको कंट्रोल में रखना है। सारी ज़िंदगी मर्ज हमारे साथ ही चलता है डॉक्टर खालिद, ये कहना गलत नहीं होगा? मर्ज तो नहीं कहेंगे इसको, ये मर्ज नहीं है। इसको जी। मर्ज करके अपने ऊपर बीमारी की कैफियत तारी करने की ज़रूरत नहीं है। जी। ज़िंदगी के लिविंग स्टाइल को चेंज करना है अपना, उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, ये चेंज करना है, ये चीज़ है। सिर्फ ये मतलब है, मर्ज ना समझें ब्लड जी प्रेशर को। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर खालिद, असद उमर साहब की जानिब से ये कहा गया है कि कोरोना की चौथी लहर पाकिस्तान आने का खदशा, और अब हम देख रहे हैं कि बड़ी ईद भी अब से चंद हफ्तों की दूरी पे है। तो जो लोग मंडियों का रुख कर रहे हैं वो SOPs को किस तरह फॉलो करें, हुकूमत को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आप खुद भी एक डॉक्टर है, क्या लगता है किस तरीके से SOPs को फॉलो किया जा सकता है? देखिए जी, कुछ समाजी या मजहबी फरीज़े होते हैं, वो बहरहाल हमें अंजाम देने हैं, दुनिया के मामूलात भी देने हैं। जी। 1 साल 1.5 साल हो गया है, काम हम सब ने कम किए हुए थे, अपने मामूल के काम नहीं करेंगे तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? जी बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कारोबार नहीं होगा तो हम खाएंगे कहाँ से, पढ़ेंगे कहाँ से? तो ये चीज़ें मुमकिन नहीं है कि अब हम घर बैठें। बिल्कुल ऐसे हमें ही घर है। से बाहर निकलना है, कारोबार करना है, पढ़ना है, मजहबी फ़राइज़ अंजाम देने, कुर्बानी करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, सब कुछ करना है। हमें अब इसके साथ ही चलना है, इसके वबा साथ के चलना साथ है, ही चलना है। लेकिन उसके लिए 2 शर्तें हैं। जी। पहली शर्त ये है कि वैक्सीन करवाएं ज़्यादा लोग,
रोजाना 3 लाख लोगों को वैक्सीन हो रही है। तेजी से अपने आप को वैक्सीन कराएं जो लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई। इंतहाई अच्छी वैक्सीन मौजूद हैं। अभी मैंने जैसे बताया था कि हमारे मुल्क में अब तो 90 लाख से भी ज्यादा लोगों को लग चुकी हैं, महफूज हैं लोग, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ किसी को। पहली बात ये कि बहुत अच्छी वैक्सीन हैं। नंबर 2, इसके साथ SOPs जो हैं उनको भी जारी रखें। जहां पर भी आप जाते हैं घर से बाहर, आप मास्क पहने, समाजी फासला बरकरार रखें, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अब ईद पे कुर्बानी के लोग जानवर लाएंगे दूसरे शहरों से, लोग खरीदने के लिए जाएंगे, फिर ये लोग वापस अपने घरों को जाएंगे। बहुत मुमकिन है कुछ जरासीम एक शहर से दूसरे शहर जाएं, दूसरे शहर से तीसरे शहर जाएं। मुमकिन है फैलाव, इस फैलाव को रोकने के लिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद आपके वक्त का। बड़ी ईद में SOPs को फॉलो किया जाए ताकि हम इस वबा से बच सकें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।